हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। लास्ट क्लास में हमने ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस के ऊपर टेक्स्ट पढ़ लिया था और उसकी इंपॉर्टेंट सारी बातें पढ़ ली थी जिन पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। आई होप कि वो आपको सबको समझ में आया होगा। अब आपको कितना समझ में आया इसका एक इवैल्यूएशन कर लेते हैं, इसका एक टेस्ट ले लेते हैं कि कितना समझ में आया, कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या हम एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हियर वी गो। The first question is before you। देखिए, आप ये क्वेश्चन आया था 2011 स्कूल लेक्चरर, आरपीएससी के स्कूल लेक्चरर में क्वेश्चन आया था। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। जो लास्ट लाइन थी पोएम की, उस पर क्वेश्चन आ गया। ये लास्ट लाइन है। फ्रॉम विच पोएम हैज दिस लाइन बीन टेकन। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये लाइन किस पोएम में से ली गई है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये लाइन किस पोएम में से ली गई है। तो दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट किस लाइन में से है? बिल्कुल ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस में से है। यही पढ़ी हम लोगों ने, ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस। और ये इस पोएम की लास्ट लाइन थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये भी स्कूल लेक्चर 2011 में था, तो 2 क्वेश्चन हो गए 2011 के। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। पहले क्वेश्चन में लास्ट लाइन थी, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन आ गई। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, व्हाट डज लाइट रेफर टू। यहाँ लाइट का मतलब क्या है? सनलाइट है, ट्यूबलाइट है, या आई साइट है, आंखों की रोशनी, आंखों की नज़र। सनलाइट, इंफ्रारेड रे, आई साइट, कॉस्मिक रेज। तो आई साइट है। कौन सी है दोस्तों? आई साइट है। ठीक है, आई साइट की बात हो रही है यहाँ पे। आपकी जो आंखों की रोशनी है उसकी बात हो रही थी। ब्लाइंडनेस, ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस में जॉन मिल्टन की जो आंखों की जो रोशनी चली गई थी उसकी बात हो रही है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। एक एक क्वेश्चन हो रहे होंगे आपके। फिर देखो, ये 2 क्वेश्चन आए थे 2011 में, 2 क्वेश्चन। ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस में से 2 क्वेश्चंस थे। 2014 की अगर हम बात करें, मिल्टन्स ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस इज, वो क्या है? क्या वो स्पेंसरियन सोनेट है? देखो, चारों में सोनेट दे रखा है, तो एक तो बात है कि सोनेट तो ये है, ये तो पक्की बात है। सोनेट कौन सा है? स्पेंसरियन, शेक्सपियरियन, मिल्टॉनिक सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट। देखते हैं इसमें क्या क्या नाम दिए हैं। स्पेंसरियन सोनेट नहीं है। पेट्रार्कन सोनेट, यस, ये वाला आंसर है, पेट्रार्कन सोनेट। ऑक्टियन सोनेट, फॉर्मलिस्टिक सोनेट, ये तो सोनेट होते भी नहीं है एक्चुअली, 2 ही थे ये, बट उसमें जो आंसर जो है वो पेट्रार्कन सोनेट होगा। मिल्टन ने सारे सोनेट जो लिखे थे उसमें से वो अधिकतर उसके पेट्रार्कन सोनेट ही थे, और उनको मिल्टॉनिक सोनेट भी कहा जाता है। तो मिल्टॉनिक सोनेट होता तो भी आंसर हो सकता था, पेट्रार्कन है तो ये भी आंसर, दोनों में से एक ही देगा वो, तो पेट्रार्कन सोनेट हो जाएगा। ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट क्या होते हैं बताया था आपको मैंने। डेकासिलेबिक होते हैं, एक ऑक्टेव होता है 8 लाइन्स का, 6 लाइन का सेस्टेट होता है, 14 लाइन्स टोटल होती हैं। ठीक है, फिर देखिए 2014 में दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो 2 क्वेश्चन 11 में थे और अब तक 2 क्वेश्चन 14 में हो गए। इन लाइन 3rd ऑफ हिज ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस, मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट। जो 3rd लाइन थी ना, उसमें टैलेंट की बात करता है। व्हाट इज इट? वो टैलेंट क्या है? क्या है वो टैलेंट? हिज फेथ, उसके विश्वास की बात है। हिज पेशेंस, उसके पेशेंस की बात है। हिज पोएटिक एबिलिटी, टैलेंट मतलब उसमें जो कविता लिखने का जो टैलेंट था उसकी बात है क्या? बिल्कुल, ये उसी की बात है। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। ठीक है ना, टैलेंट मतलब उसका पोएटिक जो टैलेंट था, उसकी जो पोएटिक एबिलिटी थी उसकी बात हो रही है। ऑफ राइटिंग पोएम्स, सोनेट्स और एपिक्स, इन सब की बात हो रही है। फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। अगेन लास्ट लाइन आ गई, और ये भी 14 में, मतलब 14 में 3 क्वेश्चन आ गए अब तक। जो लास्ट लाइन थी, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्पेशली बार बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। इन दिस लाइन फ्रॉम ऑन इज ब्लाइंडनेस दे स्टैंड फॉर दोज। या दे किसके लिए है? ये दे किसके लिए है? दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये दे आया जो भगवान के आदेश की पालना करते हैं बिना शिकायत के, और उसको फॉलो करते हैं और कोई शिकायत नहीं करते हैं, उसके लिए है। तो देखो क्या दे रखा है, दे जो भगवान की पूजा करते हैं उसके लिए नहीं,
प्रेज गॉड इन देयर पोएम्स, अपने पोएम्स में जो उनकी प्रशंसा करते हैं। तो ये भी नहीं है, एक्चुअली पोएम तो उसने लिखी नहीं अभी तक, उसके बाद जब से वो अंधा हुआ, तो ये भी नहीं है। पेशेंसली एक्सेप्ट द डिक्री ऑफ गॉड। यस, आई वॉज रिपीटिंग दिस सेंटेंस अगेन एंड अगेन व्हेन आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू द पोएम, कि पेशेंटली जो लोग एक्सेप्ट करते हैं ना भगवान के आदेश को, डिक्री यानी ऑर्डर, जो भगवान के ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं विदाउट एनी कंप्लेन, पेशेंटली वो उसकी सेवा करते हैं। और ये लास्ट लाइन का मतलब है स्टैंड एंड वेट, जो स्टैंड, पेशेंटली स्टैंड रहते हैं, वेट करते हैं और फिर जो भी आदेश होता है उसको पालना करते हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, सी, डे यहां पर आया है, जो लोग भगवान के आदेश को पेशेंटली एक्सेप्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हु रिप्लाइज टू मिल्टन्स क्वेश्चन डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डे नाइट। जब वो क्वेश्चन पूछता है कि डज गॉड एग्जैक्ट द डे लेबर लाइट डे नाइट, तो जब क्वेश्चन पूछने को हिम्मत करता है, हिमाकत करता है, उसके बाद पेशेंस आता है और उसको जवाब देता है, उसको समझाता है। तो कौन आता है उसका जवाब देने के लिए? हु रिप्लाइज, मिल्टन की इनर वॉइस, गॉड हिमसेल्फ, पेशेंस और मर्मर। पेशेंस करता है, पेशेंस उसको जवाब देता है कि भैया घबराओ मत, भगवान के तुम तो आदेश की पालना करो, जो भगवान कर रहे हैं वो ठीक है, उसके अंदर फेथ रखो, उसके गॉड्स वे में फेथ रखो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन, जो लास्ट लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ये जो लास्ट की लाइन थी, ये लाइन क्या बताती है? विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स क्या कहती है? फेथ इन गॉड्स वे, कि भाई भगवान के तरीकों में विश्वास रखो। बिल्कुल सही, ये बात तो आंसर हो सकती है। क्वेश्चनिंग ऑफ द जस्टिस ऑफ गॉड, नहीं, क्वेश्चनिंग यहाँ नहीं करता, लास्ट लाइन बीच में कर लेता है। पर पेसिमिज्म, उदास हो जाता है, नहीं उदास नहीं होता। रिसेंटमेंट एट द लॉस ऑफ हिज टैलेंट, अपने टैलेंट के लॉस होने पर वो दुख व्यक्त करता है, नहीं, लास्ट लाइन में वो फेथ व्यक्त करता है गॉड्स वे, कि भैया कोई बात नहीं, स्टैंड एंड वेट, स्टैंड एंड वेट, इंतज़ार करो भगवान का आदेश का, वो जो करेगा सही करेगा, अभी घबराओ मत, परेशान मत हो, उसमें विश्वास करो, फेथ इन गॉड्स वे। यस, तो जो स्कूल लेक्चर 2016 में क्वेश्चन पूछा वो, उसका आंसर ये ए था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं इस पोएम में, स्कूल लेक्चरर के अंदर। ये 2016 में एक क्वेश्चन हो रहा है आपके सामने, हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट। कौन भगवान की सबसे अच्छी सेवा करता है? जो भगवान के माइल्ड यॉक को जो बेयर करता है, उसके कष्ट को, सफरिंग्स को, पेन को जो बिना कंप्लेन के जो बेयर करता है, वही सच्चा भगवान का सेवक है, सर्विस करने वाला है, सर्वेंट है। वन हु बेयर्स इज बर्डन बेस्ट, जो उसके बर्डन को अच्छे तरीके से बेयर करता है, वही उसका बेस्ट सर्व करने वाला व्यक्ति होता है। जो प्रेजेंट करता है उसको ट्रू अकाउंट, वो तो कर ही नहीं पाया मिल्टन, तो वो है ही नहीं। वो डजेंट अलाउ टैलेंट टू बिकम यूजलेस, जो अपने टैलेंट को यूजलेस नहीं होने देता, तो नहीं, वो कई बार हो जाता है, तो ये वो नहीं है। वो लोग हैं जो भगवान के बर्डन को अच्छे तरीके से बेयर करते हैं। ये लास्ट वाला भी नहीं होगा, जो अपने टैलेंट का फुल यूज़ करते हैं। ये सब भी होते हैं, ये भी अच्छे भगवान के सेवक होते हैं, सर्व करने वाले होते हैं, बट बेस्ट सर्वेंट वो होता है वन हु बेयर्स हिज बर्डन बेस्ट, जो उसके बर्डन को, उसके वजन को, उसकी पीड़ाओं को, उसके आदेश को सहन करता है, भगवान के दिए गए दुखों को, कष्टों को जो सहन करता है, बिना शिकायत के बेयर करता है, वही उसका सच्चा सेवक होता है, वही उसका बेस्ट सर्वेंट होता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। स्कूल लेक्चर 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ये 2020 में आ गया क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्व गॉड। कैसे आप भगवान की सही सेवा कर सकते हो? तो आपको नहीं लगता कि 2016 में जो क्वेश्चन पूछा, लगभग ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया 2020 में, थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दी होगी। कौन भगवान का सही बेस्ट सर्व कर सकता है? कौन? बाय रिटर्निंग टू चाइल्ड, जो डांट खा ले भगवान के वापस लौटने पर? नहीं। बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली,
जो उसकी विल को, लास्ट में था, जो उसकी विल को, जो उसकी इच्छा को क्वाइटली, चुपचाप बिना बोले जो भगवान की इच्छा को सबमिट कर लेता है, वही भगवान का सच्चा सेवक होता है। बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली, जो उसकी विल को क्वाइटली एक्सेप्ट कर लेता है। बाय एग्जैक्टिंग डे लेबर, जो मेहनत को वो करता है। बाय हेडिंग वंस इनर टैलेंट, जो अपने टैलेंट को छुपा लेता है। नहीं, बी होगा आंसर। बाय सबमिटिंग टू हिज विल क्वाइटली, जो उसकी इच्छा को क्वाइटली सबमिट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग। द फिगर ऑफ स्पीच इन बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, ये जो लाइन है इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? तो हम बात करें तो पेशेंस जो वर्ड है ना, इस पेशेंस वर्ड को पर्सोनिफाई किया गया है। ये एक व्यक्ति की तरह यूज हो रहा है जो जवाब दे रहा है, रिप्लाई जवाब दे रहा है, मरमर कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, जैसे इंसान करते हैं, जैसे पर्सन करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं। इन द सेम वे द सेम वर्क इज बीइंग डन बाय पेशेंस। सो द वर्ड पेशेंस हैज बीन पर्सोनिफाइड इन दिस लाइन, जो मैंने बताया भी था आप लोगों को। तो ये पर्सोनिफाई हुआ है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है ना? तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा यार, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये तो हम कर लेंगे चुटकियों में अब, अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हेन वाज मिल्टन ऑन हिज ब्लाइंडनेस फर्स्ट पब्लिश्ड? मिल्टन सबसे पहले कब पब्लिश हुई थी? पब्लिश कब हुई थी ये नहीं पूछ रहा, कब लिखी गई, क्योंकि लिखी गई में तो क्या है दोस्तों, एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक कंट्रोवर्सी है कि 1652 में लिखी गई कि 1655 में लिखी गई, बट इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इट वाज पब्लिश्ड इन 1673। ये 1673 में पब्लिश हुई थी। ठीक है ना? मिल्टन का जो ऑटोग्राफ जो नोटबुक थी ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट में, उसमें ये लिखी गई थी 1673 में, जहाँ पर ये 19 जो है वो उसने मेंशन किया था, सोने नंबर 16 नंबर पे ये आया था, पब्लिश हुआ था। तो ये आई होप की वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। व्हाट डज द वर्ड यॉक मीन इन द लाइन? यॉक का मतलब क्या था? बर्डन। यॉक का मतलब था जो परेशानी भगवान आपको देता है। जैसे योग था ना, बैल पे जो जुआ लगाते हैं ताकि उसको कंट्रोल करते हैं, उसको कष्ट देते हैं खींच खींच के उसको। ठीक है, ऐसे जो भगवान आपको जो कई बार पीड़ाएं जो देता है जानबूझ करके आपको टेस्ट करने के लिए, वो जो पीड़ाएं हैं वो होता है, जो परेशानियां जो आपको भोगनी पड़ती हैं उसको योग कहा जाता है। ठीक है ना? What does the word yoke mean in the line bear his mild yoke? Bear his mild yoke in Milton's, तो वो क्या है? एक बर्डन है which oppresses, जो परेशान करता है आपको, शोषण करता है, रेस्ट्रेंट प्रतिबंध लगाता है व्यक्ति के ऊपर। जो व्यक्ति पर लगने वाले रेस्ट्रेंट्स हैं वो बर्डन है, वो बोझ है, वो वजन है, वो परेशानियां, जो सफरिंग्स हैं, जो पेन है, वही तो योग का मतलब है। बर्डन विच ऑप्रेसेस और रेस्ट्रेंट्स अ पर्सन, एक व्यक्ति के ऊपर जो ये शोषण जो किए जाते हैं उसी को जो है हम क्या कहते हैं? योग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये वाली बात समझ में आ रही होगी आपको। एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं दोस्तों, मज़ा आ रहा होगा। जो मैंने पढ़ाया ना आप लोगों को, बस उसी पे फोकस करें और वही अपना व्यू रखें, ऐसे ही सोचें, इस तरह सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना? पिछली बार का जो ग्रेड फर्स्ट का जो आपका स्कूल लेक्चर एग्जाम था, उसमें भी मैंने इसी तरह से कुछ एक दो पेज दिए थे बस पोएम पढ़ाने के बाद, और बच्चे बता रहे थे कि सर जो आपने पढ़ाया था ऑलमोस्ट उसी में सारे क्वेश्चंस थे। तो ये होगा, इस बार फिर होगा दोस्तों, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। ठीक है ना? इस तरह आप तैयारी करें। ये देखो क्वेश्चन स्कूल लेक्चरर संस्कृत डिपार्टमेंट में आया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। मिल्टन्स पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए और एन? मिल्टन की जो पोएम वो क्या है? क्या वो एलिजी है, वो सोनेट है, बैलेड है, या एपिक है? जी, वो सोनेट है। और एक क्वेश्चन में आता है कि सोनेट कौन सा है? वो पेट्रार्कन सोनेट है। तो ये सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है। तो ये बात है, कितना बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। संस्कृत डिपार्टमेंट वाले में पूछा था ये 2020, अभी जो पेपर हुआ लास्ट। आगे बढ़ते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए पेट्रार्कन सोनेट। देखो सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है। कॉलेज एजुकेशन, कॉलेज के एग्जाम में आ गया, देखो आप 2015-16 में कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है? एक पेट्रार्कन सोनेट है।
तो आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि यार ये तो सिंपल काम हो गया, ये तो सारे क्वेश्चन पता लगे कैसे आते हैं पोएम में। ओके, एट व्हाट एज डिड मिल्टन सफ़र फ्रॉम ब्लाइंडनेस, कौन सी एज में वो ब्लाइंडनेस सफ़र हुए थे? तो 44 की एज जो थी उनकी, उसमें वो अंधे हो गए थे, ठीक है ना। 44 की एज में, 44 के बाद ऑलमोस्ट ग्लूकोमा से ब्लाइंड हो गए थे। कुछ लोग 45 भी कहते हैं, कॉलेज एजुकेशन में भी 45 ऑप्शन में था, जो मैंने हटा के 44 कर दिया है। बट हाँ, 44 एक ऐसा है जिसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। एट द एज ऑफ 44 ही बिकेम कम्प्लीटली ब्लाइंड इन 1652। तो 44 की एज में वो ब्लाइंड हो गए थे, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक कॉलेज एजुकेशन में क्वेश्चन और था, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ पोएम इन विच मिल्टन, ये एक ऐसी पोएम है जिसमें मिल्टन क्या करता है, इज फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू लैक ऑफ साइट, उसकी नज़रें चली गई, उसकी आंखें चली गई, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड था, बात सही है। हैप्पी था वो, क्योंकि वो भगवान की सेवा नहीं कर पाया, नहीं करनी पड़ेगी, अब अंधा हो गया, भगवान सेवा नहीं करनी पड़ेगी, इस बात से खुश था वो, ये तो गलत बात है। सेलिब्रेट्स लाइफ एंड डेथ इन ऑल इट्स फॉर्म्स, वो दुख को, पीड़ा को, जीवन को, मौत को, सबको एक तरह से देखता था। ये इस कविता में मेंशन नहीं है, इस बात के ऊपर नहीं है। तो ये बात है इसके अंदर, इज़ फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू लैक ऑफ साइट, उसकी नज़रें चले जाने की वजह से, उसकी आंखें चले जाने की वजह से, अंधे होने की वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, जो शुरू की कुछ लाइनों में उसके उस फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस भी किया गया है। तो इसमें आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। द राइम स्कीम ऑफ मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज, इसकी राइम स्कीम क्या है? तो राइम स्कीम बताया था आपको मैंने, अब्बा अब्बा कीड़े कीड़े, ये देख लो किसमें है, अब्बा सीडी सीडी नहीं, गलत हो गया, ए बी नहीं, अब्बा अब्बा कीड़े कीड़े, आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ए बी बी ए सी डी ई, ठीक है। तो ये राइम स्कीम थी मिल्टन के सोनेट की, उसमें सेस्टेट की सी डी ई थी और ऑक्टेव की ए बी ए थी। आई होप समझ में आ रहा है। ये अब क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए कि इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए, मिल्टन का जो सोनेट था ऑन हिज ब्लाइंडनेस वॉज हैज़, उसमें है एक ऑक्टेव है और 3 कपलेट्स है, नहीं, एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट है। 8 लाइन का ऑक्टेव, 6 लाइन का सेस्टेट, टोटल 14 लाइन्स, वो पैटर्न सोनेट में होती भी है। एक ऑक्टेव और एक सेस्टेट है, बिल्कुल सही जवाब। 2 क्वार्टरन्स, सेस्टेट नहीं, एक ऑक्टेव एक सेस्टेट, दैट्स इनफ, बस यही इसका आंसर है। आगे चलिए, देखो आप, मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज पॉलिटिकल सोनेट है, रिलीजियस सोनेट है, सोशल सटायर है, एंड एलिजी, ये रिलीजियस सोनेट है। रिलीजियस, धार्मिक बातें, भगवान पे विश्वास रखने की बात है। इनर वॉइस ऑफ मिल्टन यही है कि आपको यू शुड फेथ इन गॉड, यू शुड फेथ इन गॉड्स वे, भगवान के तरीक़ों में, रास्तों में आपको भरोसा करना चाहिए। तो ये एक रिलीजियस सोनेट है, धार्मिक है। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था हमने, ये जो लाइन है ये पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। इसमें पेशेंस वर्ड को पर्सोनिफाइड किया गया है, ठीक है ना। पर्सोनिफिकेशन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में 22 की बात करते हैं। समझ में आ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को? ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बेस्ड ऑन हिज ब्लाइंडनेस किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? ये डिवाइन कॉमेडी है, ये एलिग्री है, ये पैरेबल ऑफ द टैलेंट्स है, बिल्कुल पैरेबल ऑफ द टैलेंट्स है। इसमें टैलेंट्स की एक कहानी बताई गई है, जिससे जॉन मिल्टन ने अपने आप को जोड़ा कि जिस प्रकार उसमें वो जो लॉर्ड है अपने को, उनको 3 सिक्के देता है और उनको इन्वेस्ट करने की, मतलब उनको बोलता है कि उनका भी क्या, मैं वापस आऊँगा, मांगूंगा आपसे। ऐसे भगवान ने जॉन मिल्टन को पोएटिक टैलेंट का एक टैलेंट दिया है, पोएटिक एबिलिटी का, और वो उसके ऊपर डिमांड करेगा, उसको उसको डांटेगा, फटकारेगा। तो ये जो पूरी कविता है ये कहीं ना कहीं उस टैलेंट वाली कहानी जो मैथ्यू 25 से उठाई गई है उस पर बेस्ड मानी जाती है, पैरेबल ऑफ द टैलेंट्स के ऊपर, ठीक है ना। तो आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। द वर्ड टैलेंट इन मिल्टन सोनेट मीन्स, टैलेंट का मतलब क्या है? टैलेंट ऑफ स्पीच,
टैलेंट ऑफ पोइट्री, टैलेंट ऑफ प्रेजिंग, टैलेंट ऑफ पोइट्री। इस कविता में जो टैलेंट वर्ड का मतलब है वो टैलेंट ऑफ पोइट्री है, टैलेंट ऑफ पोइट्री ऑफ जॉन मिल्टन, उसकी बात चल रही है। फिर देखिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिफ्लेक्ट्स मिल्टन्स अनशेकेबल फेथ। जॉन मिल्टन किस चीज में अनशेकेबल फेथ रखते हैं? ऐसा विश्वास जिसको आप हिला नहीं सकते, जो अडिग है, जिसको आप हिला नहीं सकते, मतलब वो दृढ़ विश्वास है उसका। किस चीज़ के विश्वास की बात हो रही है? मैन में है, हिमसेल्फ में है, गॉड में है, ह्यूमैनिटी में। तो उसमें मिल्टन का जो अनशेकेबल फेथ है वो भगवान में है, गॉड में है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25, हु कम्स टू मिल्टन्स रेस्क्यू एट द क्रूशल मोमेंट ऑफ अटर डिसअपॉइंटमेंट इन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। उसकी जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसमें कौन आता है उसको बचाने के लिए, उसको उसकी सुरक्षा करने के लिए, मिल्टन को रेस्क्यू करने के लिए क्रूशल पॉइंट पर? पेशेंस आता है, वो आता है समझाने के लिए, बचाने के लिए, ठीक है ना। पेशेंस, बिल्कुल ए आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बहुत इजी क्वेश्चन नहीं हो गए? ऐसा लग रहा है यार सारे इसमें कर पा रहे हैं हम लोग को। अरे 14 लाइन्स हैं, उन 14 लाइन्स को याद कर लो, समझ लो, उन्हीं में सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। What does God expect from a blind man? भगवान ब्लाइंड मैन से क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या उम्मीद करता है? वो ब्लाइंड मैन से पोएटिकल वर्क की वो कविताएं लिखे, भगवान ये उम्मीद करता है क्या? रिटर्न बैक फॉर द गिफ्ट्स ग्रांटेड टू मैन, उस आदमियों को जो अंधे हैं उनको जो गिफ्ट दिए भगवान उनको वापस लौटा दे। फेथफुल ओबीडियंस एंड सबमिशन, भगवान पर विश्वास रखे, उसकी आज्ञा पर फेथफुल, उनकी आज्ञा का फेथफुली बड़े अच्छे ढंग से विश्वास पात्र की तरह उनको फॉलो करे, ओबीडियंस को, आज्ञाओं को, सबमिशन, उनकी बातों को मान ले, स्टैंड एंड वेट, और उसके माइल्ड योग को बेयर करे। बिल्कुल यही बात है, फेथफुल ओबीडियंस हो एंड सबमिशन, और उसकी बातों को मान लिया जाए भगवान की, विदाउट इंटेरोगेशन, विदाउट एनी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आंसर होना चाहिए इसके अंदर सी। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। देखिए आपके सामने है, हु आर द डिवोटीज ऑफ गॉड इन विल्टन्स व्यू। विल्टन के व्यू में कौन डिवोटीज हैं, भगवान के कौन डिवोटीज हैं? डिवोटीज मतलब भक्त लोग कौन है भगवान के भक्त? दोज हु रिजाइन टू द विल ऑफ गॉड, वो लोग जो भगवान की इच्छा के सामने रिजाइन कर देते हैं कि ये भगवान जो आप कह रहे हैं वही सही है। दोज हु डेडिकेट देयर लाइव्स टू गॉड, वो लोग जो अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देते हैं, ये भी बात सही है। दोज हु वेट फॉर हिज मर्सी, वो लोग जो उसकी दया का वेट करते हैं, कभी तो भगवान दया करेंगे, और बेयर करते हैं, सहन करते हैं, इंतजार करते हैं उस दिन का। तीनों बातें सही हैं, ऑल दी अबाव। 26 का होगा कि भगवान के भक्त कौन है, जो उसकी विल के सामने रिजाइन कर देते हैं, वो लोग जो अपनी ज़िंदगी को भगवान को डेडिकेट कर देते हैं, और वो लोग जो भगवान की मर्सी का वेट करते हैं, कभी तो भगवान दया करेंगे, तब तक हमें सारे कष्ट बेयर करने हैं, उसकी माइल्ड योग को बेयर करना है। तो यस, इसका आंसर डी होना चाहिए, ठीक है ना। 26 में डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाई द वाइड वर्ल्ड अपीयर्स डार्क टू मिल्टन। पहली लाइन दूसरी लाइन में ही था कि अब चूंकि मेरी लाइट चली गई है, मेरी आई साइट जो है वो लॉस्ट हो गई है, तो अब मुझे पूरा जो वर्ल्ड है वो डार्क वर्ल्ड एंड वाइड वो नज़र आ रहा है। तो उसको क्यों वो वाइड वर्ल्ड जो है वो डार्क नज़र आ रहा है, ये दुनिया पूरी जो उसको डार्क नज़र आ रही है? बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है। बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ हिज आई साइट, बिल्कुल सही है। बिकॉज ऑफ हिज फादर्स डेथ, उसके पिताजी एक्सपायर हो गए इसलिए वो दुखी हो गया? नहीं, इसमें आंसर होगा बी, क्योंकि उसकी आंखें चली गई हैं, और जिसकी आंखें चली जाती हैं उसको पूरी दुनिया काली और अंधेरी दिखाई देती है, ये ऑब्वियस रीज़न है। तो आंसर विल बी बी, ठीक है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, एक टैलेंट जो विच इज डेथ टू हाइड, जिसको मैंने छुपा दिया, ख़त्म कर दिया, डेथ हो गई उसकी, ऐसा टैलेंट जिसको मैंने यूज़ नहीं किया, सो टैलेंट ही मेरा ख़राब हो गया। द वर्ड टैलेंट इन द लाइन रेफर्स टू, ये टैलेंट मतलब क्या है? अभी आया था पोएटिक एबिलिटी, ठीक है ना, पोएटिक टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएम्स। यहाँ क्या देखो, लर्निंग सीखने का टैलेंट, स्पीकिंग बोलने का टैलेंट, राइटिंग लिखने का टैलेंट, रीडिंग पढ़ने का टैलेंट। तो जो जॉन मिल्टन थे वो कविताएं लिखते थे,
तो उनको लिखने का शौक़ था, उनका टैलेंट लिखने का था, उनका राइटिंग स्किल था, तो ये सी आंसर होगा इसका, राइटिंग स्किल। क्योंकि पोएम लिखते थे ना वो, पोएटिक टैलेंट ऑफ राइटिंग स्किल, ये कह सकते हैं हम। सॉरी, पोएटिक टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएम्स, कविताएं लिखने का जो टैलेंट था, उस टैलेंट की यहाँ बात हो रही है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, ये लाइन आई थी कविता के अंदर, टू सर्व देयर विद माई मेकर। द वर्ड मेकर इन द लाइन रेफर्स फॉर, ये मेकर किसके लिए यूज हुआ है? ये गॉड एलमाइटी, भगवान जो गॉड हैं, जिन्होंने हमें बनाया है, जो हमारे निर्माता हैं, उनका है। मिल्टन के ब्रदर, फादर, मदर या गॉड, बिल्कुल गॉड की बात हो रही है, उसकी माँ या उसके पिताजी की बात नहीं हो रही, यहाँ गॉड की बात हो रही है। तो मेकर यहाँ पर कौन है? भगवान है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, मुझे अपने मेकर की, गॉड की सेवा करनी है। तो आंसर इसमें डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज स्टेट इज किंगली इन मिल्टन्स व्यू? किसकी स्टेट किंगली है, राजाओं जैसी है? किसका राज्य राजाओं जैसा है? किसका साम्राज्य राजाओं जैसा है? भगवान का है, उसकी किंगली स्टेट है, साफ साफ था उसमें। मिल्टन के खुद की, उसके पोएटिक राइटिंग की, सैटन शैतान की या गॉड की? यहाँ भगवान के स्टेट की बात हो रही है, गॉड्स स्टेट बात हो रही है, तो आंसर विल बी डी। सॉरी, आगे देखिए, हु इज कंसिडर्ड द किंग ऑफ किंग्स बाय मिल्टन? मिल्टन ने किंग ऑफ किंग्स किसे कहा है दोस्तों? गॉड को कहा है। सैटन को या बेलजेबब को या डेविल को नहीं कह करके गॉड को उसने क्या कहा है? किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा, द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है ना, तो वो है गॉड, भगवान। हु पोस्ट ओवर एंड लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट? इस पोएम की सेकंड लास्ट लाइन में था कि भगवान की सेवा करने वाले वो बहुत सारे उसके पास एंजल्स हैं जो भागते हैं तेज गति से। हु पोस्ट, बहुत स्पीडली भागते हैं, ओवर लैंड एंड ओशन, एयर, पृथ्वी, जगह, ज़मीन, पानी, जहाँ भी हो, वो भगवान का एक आदेश सुनकर भागते हैं। विदाउट रेस्ट, और बिना रेस्ट करे वो काम करते हैं। कौन है वो लोग? एंजल्स हैं, मैन वीमेन फॉलोअर्स नहीं। भगवान के जो सेवक हैं उन्हें एंजल्स कहा जाता है, फरिश्ते कहा जाता है। तो वो उसके पास हज़ारों की संख्या में, थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स, ठीक है ना। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज यूज इन मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस? इसमें कौन सा शब्द मिल्टन की पोएम में यूज हुआ है? मेकर हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। पेशेंस हुआ है क्या? हुआ है। गॉड हुआ है क्या? हुआ है। तो ऑल आर यूज, सारे यूज में, बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी। डी आंसर होगा, सारे यूज में। इस कविता में मेकर भगवान के लिए आया, गॉड आया था, पेशेंस आया था बीच में जो रिप्लाई करता है, ठीक है ना। तो तीनों वर्ड यूज किए गए हैं, तो बिल्कुल ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ये भी पूछ सकता है कौन सा वर्ड यूज नहीं किया गया, कौन सा किया गया। हु आर द डिवोटीज ऑफ गॉड? भगवान के डिवोटीज कौन है? दोज हु बेयर इज माइल्ड यॉक, जो उसकी माइल्ड यॉक को बेयर करते हैं, बिल्कुल अच्छे उसके होते हैं। दोज हु पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, बिना रेस्ट करे और लैंड और ओशन इधर उधर भागते रहते हैं, काम करते हैं, से आदेश की पालना करते हैं। दोज हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो चुपचाप खड़े रहते हैं और भगवान के आदेश का इंतजार करते हैं, कब तो दया करेंगे हमारे ऊपर, कब तो हमें आदेश देंगे कुछ करने के लिए। ऑल ऑफ दी अबव, सारे ही हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। हु आर द डिवोटीज ऑफ गॉड? ऑल ऑफ द अबव, सारे ही उसके वो डिवोटीज हैं, उसके भक्तगण हैं। क्वेश्चन वही है, 14 लाइन्स पे 50 क्वेश्चन कैसे बनाओगे? तो क्वेश्चन तो वहीं से बार बार घूम के आएंगे ना। मैंने 50 क्वेश्चन दिया आपको। आइदर मैन्स वर्क, या तो आदमी काम, और हिज ऑन गिफ्ट, या उसके खुद के गिफ्ट। हिज ऑन गिफ्ट, हिज मतलब गॉड, जो भगवान ने खुद ने जो गिफ्ट दिए, गॉड्स ऑन गिफ्ट जो उसने मिल्टन को दिए, उन गिफ्ट को वापस नहीं लेगा। इसका आंसर आप सी करें, ठीक है ना। सी करें कि हिज ऑन गिफ्ट मतलब गॉड्स गिफ्ट ऑफर टू मिल्टन, जो मिल्टन ने उसको ऑफर किए हैं, उन गिफ्ट की बात हो रही है। अब वो उसमें पोएटिक टैलेंट भी है और कई जो भी गिफ्ट दिए हैं भगवान ने, वो सब की बात हो रही है। गॉड्स, ये हिज मतलब यहाँ पर गॉड के गिफ्ट है, ठीक है। और उसमें ये मिल्टन का पोएटिक टैलेंट भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द सेस्टेट? सेस्टेट की राइम स्कीम क्या है इसकी? CDE CD, कीड़े कीड़े, CDE CDE।
ऑक्टेव की ए बी बी ए अब्बा अब्बा, और इसकी सी डी कीड़े कीड़े। तो ये इसकी राइम स्कीम है सेस्टेट की। आगे बढ़ते हैं। वाई डज मिल्टन थिंक दैट गॉड विल चाइड हिम? मिल्टन को ऐसा क्यों लगता है कि भगवान उसको डांटेंगे? उनको इसलिए लगता है क्योंकि जो भगवान ने उन्हें गिफ्ट दिया था ना, पोएटिक टैलेंट ऑफ राइटिंग पोएम्स, उन्होंने उस टैलेंट को बहुत अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया। वो पॉलिटिक्स में ओलिवर क्रॉमवेल के साथ घुस गए, वहाँ उन्होंने काफ़ी समय अपना बर्बाद कर दिया। तो उनको लगता है कि भगवान उसको डांटेंगे क्योंकि जो टैलेंट उनको दिया उन्होंने, उसको उसने बढ़ाया नहीं, आगे उसको यूज़ नहीं किया, उसको बेकार कर दिया। तो बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी इन प्रेजेंटिंग हिज ट्रू अकाउंट टू गॉड, क्योंकि भगवान को अपना सही नहीं दे पाए। ठीक है, गलत नहीं है। बिकॉज ऑफ हिज लॉस ऑफ आई साइट, उनकी नज़रें चली गई थी। बिकॉज ऑफ हिज लॉस ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस, क्योंकि उनकी हेल्थ और हैप्पीनेस चली गई थी, इसलिए डांटेंगे? नहीं, ये दोनों कारण तो नहीं होंगे। बिकॉज ऑफ हिज राइटिंग ग्रेट सोनेट इन प्रेज ऑफ गॉड, क्योंकि वो भगवान के प्रशंसा में जो है वो अच्छे अच्छे सोनेट लिख रहे थे, इसलिए उनको डांटेंगे? नहीं, इसमें होगा ई। बिकॉज ऑफ हिज इनएबिलिटी, क्योंकि वो इनएबल हो गए थे इन प्रेजेंटिंग हिज ट्रू अकाउंट टू गॉड, उनका जो वास्तविक जो रूप था, जो उनके पास जो खजाना था खुद के पास, वो भगवान को जो देना था, उनको वापस लौटाना था, वो नहीं लौटा पाए। वो अच्छी अच्छी कविताएं नहीं लिख पा रहे थे उस समय तक, इसलिए भगवान को डांटने का ऐसा लग रहा है कि भगवान मुझे चाइड करेंगे, डांटेंगे। तो यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। व्हाट इज़ द वन टैलेंट ही इज़ रेफरिंग टू? कौन से टैलेंट की बात कर रहे हैं? बार बार आ गया, तीसरी बार क्वेश्चन आ गया, थोड़ा चेंज किया मैंने, पोएटिक टैलेंट की बात कर रहा है। बिल्कुल यही आंसर होगा, यहाँ पोएटिक टैलेंट की बात हो रही है दोस्तों। फिर बात करते हैं, हिज टैलेंट हैज बिकम यूजलेस। उसका टैलेंट यूजलेस क्यों हो गया? क्योंकि वो अंधे हो गए थे। लेमनेस, लंगड़े हो गए थे। ब्लाइंडनेस, अंधे हो गए थे बोलने की वजह से। लेजीनेस, आलसीपन की वजह से। नहीं, अब उनको लग रहा था कि भाई मेरा जो टैलेंट है वो ब्लाइंडनेस की वजह से बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, उनके अंधेपन की वजह से। इसलिए आंसर बी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 40, गॉड वुड चाइड द पोएट। भगवान पोएट को डांटेंगे बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग हिज, क्योंकि उन्होंने अपना यूज़ नहीं किया क्या? ब्रेवरी, बहादुरी, अपने अंधेपन को यूज़ नहीं किया, अपने पोएटिक टैलेंट को यूज़ नहीं किया, रिलीजियसनेस, अपने धार्मिकता को यूज़ नहीं किया, उन्होंने अपने पोएटिक टैलेंट को यूज़ नहीं किया, इसलिए भगवान उनको डांटेंगे, ऐसा मिल्टन सोच रहे हैं अपनी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस में। इन द फर्स्ट टू स्टेंजाज ऑफ द पोएम द पोएट फील्स हिमसेल्फ, जो शुरू की जो दो उसके स्टेंजा हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस के, उसमें कवि क्या बता रहा है? वो पहले वाले में तो ब्लाइंड हो गया, तो वो ग्रीफ है, थोड़ा डिप्रेशन में है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में है, वो बता रहा है। और दूसरे में वो शिकायत कर रहा है, वो क्वेश्चनिंग कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है भगवान से, कंप्लेन कर रहा है। तो शुरू के दो में फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है, वो बिल्कुल परेशान है, तनाव में, बिल्कुल सही बात है। चीयरफुल और हैप्पी, बहुत खुश है। रीअश्योर्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक, वो आशावादी है। शुरू में आशावादी नहीं था, लास्ट में हुआ था। होपफुल, वो उम्मीद रख रहा है। नहीं, फ्रस्ट्रेटेड है और डिप्रेस्ड है शुरू के दो में, और लास्ट वाले में फिर वो डिप्रेस्ड की बजाय वो रीअश्योर्ड हो जाता है कि ठीक है यार सब कुछ बढ़िया होगा। ऑप्टिमिस्टिक, वो आशावादी हो जाता है। तो इसका तो आंसर ए होना चाहिए। और नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 की, इन द लास्ट टू स्टेंजाज ऑफ द पोएट फील्स, लास्ट के जो टू स्टेंजाज हैं उनमें वो कैसा फील करता है? फ्रस्ट्रेटेड नहीं, डिप्रेस्ड नहीं, चीटेड नहीं, रीअश्योर्ड एंड ऑप्टिमिस्टिक। रीअश्योर्ड मतलब वो अब अश्योर हो गया कि ठीक है यार भगवान जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, अब वो आशावादी हो जाता है, अब वो पैसिमिस्टिक नहीं रहता, वो ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, उम्मीद रखता है कि भगवान सही करेंगे, बस मुझे वेट करना चाहिए, वो जो मेरे साथ करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। आई शुड वेट, आई शुड स्टैंड एंड वेट फॉर द डिक्री ऑफ गॉड, एंड आई शुड बिलीव, आई शुड फेथ इन द in the order, in the decree of God, because he is very loving and he is very kind to me, to every human beings. ठीक है ना? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। That murmur soon replies. Here the word murmur refers to. That murmur, फिर वो मरमर करता है, पेशेंस, कंप्लेन करता है, शिकायत करता है, कंप्लेंट्स, ठीक ना? मरमर मीन्स शिकायतें, शिकायतें करता है, तो इसमें यह फिर बोलता है वो।
विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इज नॉट यूज इन ऑन इज ब्लाइंडनेस, कौन सा फ्रेज नहीं हुआ? माई मेकर हुआ है, हिज स्टेट, माई किंग, पेशेंस। माई किंग नहीं हुआ, हिज स्टेट हुआ है, पेशेंस हुआ है, ठीक है ना। ये वाला नहीं हुआ माई किंग। माई मेकर आया था, हिज स्टेट, गॉड की जो स्टेट है वो किंगली है, ये भी आया था, पेशेंस तो आया था। माई मेकर पढ़ाया था आपने, इसमें आंसर होगा आपका सी। माई किंग, किंगली आया था, किंगली, माई किंग वर्ड यूज नहीं हुआ उसमें। तो ऐसे ना बारीक क्वेश्चन भी आपसे टेक्स्ट में से पूछ सकता है, तो अपने आप को इतना मजबूत कर लो, टेक्स्ट के एक एक वर्ड, एक एक लाइन को लर्न कर लो। इन मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस गॉड इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ गॉड किस फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है? मास्टर, मालिक के रूप में, किंग, राजा के रूप में, मेकर, निर्माता के रूप में, ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल वो सभी रूप में यूज किया गया है, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हु असाइन द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये जो टाइटल था ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये किसने दिया था? क्योंकि आपको ध्यान है जॉन मिल्टन ने तो अपनी पोएम का जो टाइटल असाइन किया था वो था व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, लेकिन बाद में 1761 में, लगभग 100 साल के बाद, इसका नाम टॉमस न्यूटन ने इसका नाम दिया ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ध्यान रखना, टॉमस नॉर्टन नहीं है, टॉमस न्यूटन है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। When I consider how my light is spent, जो पहली लाइन है, फ्रॉम विच पोएम हैज दिस लाइन बीन टेकन, ये किस कविता से ली गई है? ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई है ना। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तो पहली लाइन ही तो है उसकी। तो आपको समझ में आ रहा है ना ये कहाँ से लाइन ली, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब क्वेश्चन पूछ रहा है, और तो आप समझ जाएंगे इससे कि यार ये तो इजीली तरीके से कोई ऐसा कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, कर पाएंगे आप इजीली सारे काम। बस आपका पढ़ने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया उस तरह से पढ़ें। देखो ये इंपॉर्टेंट है कंपटीशन की लाइन में कि आप कितना पढ़ें ज़रूरी नहीं है, क्या पढ़ें वो ज़रूरी है। तो बस जो मैंने पढ़ाया उसको पढ़ लेंगे तो मुझे लग रहा है आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। जो 2-3 क्वेश्चन आएंगे वो हो जाने चाहिए, इतनी जानकारी। और बाकी मैंने आपको इसके अलावा पढ़ना तो PDF भी अवेलेबल करवा दिए, और फिर अगर आप पढ़ना चाहें तो आपने ग्रेजुएशन लेवल में और पोस्ट ग्रेजुएशन में खूब पढ़ा है इनको, वो और अच्छी तरह से पढ़ लें। अगर आपका इंटरेस्ट है इसके अंदर तो खूब पढ़ सकते हैं, पर एटलीस्ट इतना तो पढ़े ही पढ़े आप, है ना। ऑन हिज ब्लाइंडनेस आ जाएगा इसका आंसर। अगला है मिल्टन्स ट्रू अकाउंट रेफर्स टू हिज, मिल्टन का ट्रू अकाउंट, जो ट्रू अकाउंट की बात करता है, उसका सही अकाउंट, उसका सही काम, वो सही अकाउंट है क्या जो उसको भगवान को देना था। रिलीजियस पोएट्री लिखना था उसको भगवान के लिए, रिकॉर्ड ऑफ अकम्पलिशमेंट, अपने जो काम दिए भगवान ने उनको पूरा करना था, या दोनों था, या दोनों में से कोई एक था? दोनों ही। रिलीजियस पोएट्री भी लिखनी है, रिकॉर्ड ऑफ अकम्पलिशमेंट, जो काम है उनके रिकॉर्ड भगवान को सौंपने, वो ट्रू अकाउंट है आपका, तो वो आपको बताना है इसमें। तो दोनों चीज़ें, रिलीजियस पोएट्री भी और रिकॉर्ड ऑफ अकम्पलिशमेंट भी, यानी कि जो आपको काम है दिए गए अकम्पलिशमेंट को पूरे करने, तो आंसर सी हो जाएगा। हु कंज्यूम्स मिल्टन्स फेथ इन गॉड, कंज्यूम्स का मतलब होता है खत्म करना, दहन करना, यूज करना, कंज्यूमर यूज करना, उपभोग करना। तो यहाँ इसका मतलब है कि खत्म किसने किया, किसने डिस्ट्रॉय किया, किसने कम किया। मिल्टन का फेथ, जो भगवान में जो फेथ बना था उनका, जो पहले से था, उसको कम किसने किया? देखो भगवान ने उनको अंधा कर दिया, उससे उनको बहुत पीड़ाएं हुई, बहुत कष्ट हुई, और उससे थोड़ा उनका विश्वास कम होना शुरू हुआ। तो उसका जो अफ्लिक्शन थे, अफ्लिक्शन यानी जो उनको पीड़ाएं मिली थी, जो कष्ट मिले थे, जो पेन्स, जो सफरिंग, जो पीड़ा, जो कष्ट उनको मिला, उस अफ्लिक्शन ने उनके फेथ को थोड़ा कम किया, कंज्यूम किया, ठीक है ना। तो ए आंसर हो जाएगा इसका। और अब हम बात करते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 50। जॉन मिल्टन यूज 2 वेरी इफेक्टिव पोएटिक डिवाइसेस इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसने 2 बहुत ही इफेक्टिव डिवाइसेस यूज़ किए थे, जो मैंने आपको मेंशन भी किया था। उसने एक तो पर्सोनिफिकेशन, पेशेंस वाला जो यूज़ किया, बहुत अच्छा था, और उसने एलिग्री, कुछ कहानियाँ उठाई बाइबल से, उसका इसने अच्छा यूज़ किया और उसे थ्रू से समझाया। तो एक तो एलिग्री और एक पर्सोनिफिकेशन, आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है ना। ए आंसर हो जाएगा हमारा।
तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मैं इन शॉर्ट लास्ट में आपको एक बार और बता दूं कि हमने क्या पढ़ा। देखो, आप लोगों को जब क्वेश्चन सॉल्व करने होना एग्जाम में इस तरह के, तो आपको दो बातें पढ़नी पड़ेंगी। पोएम का पूरा टेक्स्ट पढ़ लीजिए, वर्ड बाय वर्ड, एवरी वर्ड शुड बी इन योर माइंड। उनकी लाइंस, उनमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच, उनके क्या मीनिंग्स हैं, वर्ड के क्या मीनिंग निकल कर आ रहे हैं, उसके पूरी बातों को आप पढ़ें अच्छी तरह से। और फिर उस पोएम से रिलेटेड जो भी बातें हुई हैं, कब पब्लिश हुई, कब कैसे हुआ, कहाँ क्या हुआ, ठीक है ना, किसने लिखी है, किन परिस्थितियों में लिखी, वो थोड़ा सा एक बार आप देख लें कि उस समय का जो टाइम था, जो पीरियड था, उसमें कौन सी घटना, से ओलिवर क्रॉमवेल वाली घटना है, उसका जो पॉलिटिक्स में चला गया था, वो अंधे हो गए थे। ये सब बातें साथ में आप जोड़ करके चलेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर आप याद रखेंगे तो आपकी पोएम अच्छी तरह सॉल्व हो जाएगी। कोई से भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली कर पाएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये पोएम ऑन इज ब्लाइंडनेस अच्छी तरह समझ में आई होगी, इनके क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है ना। जो आपने उम्मीदें रखी होंगी मेरे से, वो शायद मैंने पूरी की होंगी, मैंने कोशिश की है। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ और सुधार की गुंजाइश है तो आप प्लीज़ बताना। आपके कमेंट्स हमारे लिए एक्सेप्टेबल है और हम उसको तहे दिल से स्वीकार करते हैं और आगे उनमें सुधार करने की कोशिश भी करेंगे अगर कुछ कमी हमारी पाई जाती है तो। बट तब तक आप मेहनत करें, याद करें, इस पोएम को एंजॉय करें। नेक्स्ट क्लास में एक नई पोएम के साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।